ठीक है, क्योंकि मैंने मैम को रिकॉर्डिंग अभी तक भेजा नहीं है। हाँ, यस, कोई नहीं। हाँ, बोलिए। आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रूहानी मैम का क्लास अटेंड किया। वो बहुत ही दिल की साफ, और सुमन मैम भी सेम, दोनों जन एक ही जैसे हैं। आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी आपको पता नहीं। वो नॉर्मल बोलते हैं सीधा साधा लेडीज, वो कैसे पावरफुल हो जाता है। वो आप लोग एग्जाम्पल है, रूहानी मैम और सुमन मैम। इतना आप लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आप लोगों के लिए, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं शोभा हूँ, शोभा राय। और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड ये है, रिवीजन क्लास है। लेकिन मैम ने हमको इतना अच्छा पढ़ाया है ना। एक आप लोगों के लिए ट्रायल के लिए मैंने आज एक एग्जांपल बताना है कि आज मेरे घर में फ्रिज खराब हो गया था। जो बाहर वाला आदमी आके फ्रिज ठीक करता है, आज मैंने खाली रेकी की हीलिंग से उस फ्रिज को ठीक कर दिया। और सेकंड, मेरी एक फ्रेंड है, जो एग्जाम देने जा रही थी, 3 बार वो फेल हो चुकी थी। उसने मुझे बताया कि वो एग्जाम देने के लिए पास नहीं हो रही है। तो मैंने उसे कहा था कि एग्जाम देने से पहले मुझसे मिलना, मैं आपको रेकी हीलिंग दूंगी। मैंने उनको कल 10 बजे मॉर्निंग में हीलिंग दिया। 1 बजे मुझे कॉल आ रहा है कि वो पास हो चुकी है एग्जाम में। ग्रेट। क्या बात और है, क्या बात है, ये जी। शोभा के लिए क्लैपिंग है। जितनी क्लैपिंग बजाओगे कल आपके लिए भी बजेगी। और ये रियल है, कोई मे- प्रमोटिंग नहीं है, मेरे हमने पास शोभा नहीं जी है को कुछ नहीं मैम, बोला। इसीलिए मैंने अलग से लिंक लेकर आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। कि आज मैम लिंक देना भूल गई थी, तो मैंने बोला नहीं, आज मैम से बात करना है, सबको बताना है कि रूहानी मैम और सुबह मैम जैसी मेंटोर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी। दिल से साफ और दिल से पढ़ाने वाला जो होता है ना, भगवान ने आप लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में उनको दिया है। मैं वो तो कहूँगी बोलती भी बहुत मीठा है। मीठा हाँ तो जी, बोलती आप शिवानी मैम को है। तो देख के ही लगता है कि बहुत मतलब साफ दिल देखो, की ये है, ऐसे कुछ जिंदगी का बहुत। असूल है। अगर आज आप क्लैपिंग किसी और के लिए बजाओगे ना, यही क्लैपिंग कल आपके लिए बज रही होगी। आप किसी को एक बार ही देते हो तो यूनिवर्स आपको मल्टीफोल्ड करता है, मल्टीफोल्ड करता है। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए क्लैपिंग बजाने में, तारीफ करने में और स्माइल देने में कभी भी लाइफ में कंजूसी मत करना। जितना मैं भर। आप लोगों को यही बोलूंगी, आप लोग जरूर इस क्लास को कंटिन्यू करिए और रेकी ग्रैंड मास्टर बन के निकलिए। कोई मन में दुविधा मत रखिएगा कि यहाँ कुछ दिक्कत है। मैम ऐसी है कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर 4 बार देंगी, 4 बार समझाएंगी, पूरा क्लियर करके ही वो आगे बढ़ती हैं। वो समय कभी नहीं देखती हैं कि उनका कितना समय लग रहा है। हर जगह आप देखेंगे 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। ये मैम ऐसी है कि अगर 3:30 का स्टार्ट हुआ, 7 बजे तक लेक्चर देती है हमको। हमने कोई भी क्वेश्चन, वो अपना घर का टाइम नहीं देखती, उनको लेट हो रहा है, जब तक सामने वाला पूरा क्लियर ना हो जाए सबको क्लियर करती हैं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्लीज इनका क्लास कंटिन्यू करिए। आपको बहुत खुद को ही बोलते हैं ना, जिस स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सेकंड लेवल आप लोग क्लियर करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैम के हाथों में कितनी जादू है, और आप लोग के हाथों में कितना जादू आ चुका है। आप लोग खुद घर में रेकी करना स्टार्ट कर दोगे। देखो और ये मैम सॉरी, मैम आपको मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजा था, मेरा मन था कि मैं सबके सामने सबको एक साथ दूं ये शोभा जी, आपका। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। देखो, ग्रैंड रेकी मास्टर्स बनने के बाद अभी मैम ने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये खाली एक मैम की बात नहीं, हमारे में से बहुत से लोगों की ये कहानी होगी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं उनको यही बोल रही हूँ, आप एक बारी आकर तो देखो, जुड़ कर तो देखो। आप जैसे शोभा मैम आई है, देखो कैसे कॉन्फिडेंस से बात करनी है। कल को आप भी इनकी जगह पर ही खड़े हो गए, और सबसे पहले तो आप ही की लाइफ चेंज होगी। और देखो, ये लिंक बहुत सारे लोगों के पास आता है, बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट करके मांगते हैं, लेकिन आता वही है जिसको यूनिवर्स सिलेक्ट करता है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, यूनिवर्स आपको 4 कदम आगे धकेलता है। और ये वक्त आ गया है सबकी लाइफ में चेंज आने का, सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का। तो इसलिए बार बार मत बोलना, कैमरा ऑन करो। आज के बाद, कल से अब हम नहीं बोलेंगे, ये आप ही का होगा। और मैं श्योर हूं कि एक हफ्ते बाद, हमारा फर्स्ट और सेकंड लेवल के बाद, इसमें से मुझे बहुत से लोग टेस्टिमोनियल देते नजर आएंगे। और आज सब अपनी पिक्चर खींच के रखना, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रही हूं। और ताकि आप हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के बाद अपनी पिक्चर देखना, तब भी खींचना, और वो चेंज आप ही फील करके हमें बताना। तो इसलिए विद स्माइल। मैम, अभी सबको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। आपसे पहले शोभा जी को भी लगता था, पूछो इनसे, पहले इनको भी लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत लोगों के मन में डाउट होंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या।
वाकई पॉसिबल है। ये आपकी जगह पहले शोभा जी खड़े थे, ये पूछते थे क्या वाकई ये पॉसिबल होता है, ऐसा हो सकता है, और आज वो देखो खुद कह रहे कि मुझे कुछ कहना है। वो गाना सुना ना, मुझे कुछ कहना है। तो रूहानी में आज शोभा जी कह रही है कि नहीं, रुको, आप बाद में बोलना, पहले मुझे कुछ कहना है। नहीं, चेंज आ चुका। तब वो शोभा जी आई थी हमारे पास, तब वो शोभा रविराज थी, आज वो शोभा रविराज ग्रैंड मास्टर है। ये चेंज है आप ये देखिए। यस, इतना बिल्कुल, भारी आज वो ग्रैंड भरकम मास्टर ऐसे है। ही नहीं मिलता किसी को भी, नहीं मिलता ऐसे किसी को। मैम आज मैंने ना अपने हस्बैंड से एक झूठ बोला। मैंने उनसे कहा कि फ्रिज वाला आया है, फ्रिज बना कर गया, मोटर रख कर गया है, और मैंने उनसे जीपे मांगा 1500 डालो मेरे में। जब चलो गुड। जब उन्होंने पेमेंट कर दिया, तब मैंने उनको हेलो आधे घंटे मैम। बाद बताया कि मैंने ठीक किया है फ्रिज। धीरे से बता भी देना फिर। नहीं नहीं मैंने रूहानी में कोई हाँ, फर्क नहीं धीरे से पड़ता। बता भी देना। दिवाली आ रही है, कोई बात नहीं, सब जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी भेजना स्टार्ट करें, अपने आप को चीजें जाने लग जाएगी, तो वो वापस नहीं आएगी। अगर आप उसको वापस कब आती है, हमने एक दिन किया, ठीक हो गया, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी में 2 महीने 3 महीने उस पेन दर्द को, जितनी लंबी बीमारी होगी उतनी लंबी उसको हीलिंग देनी होगी। लेकिन जब आप उसको रेगुलर करते हो, लगातार करते हो, तो वो वापस नहीं आती। रूहानी आप अनम्यूट कर लें आप। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आपके डाउट एंड में लेंगे। थैंक यू मैम। जी, ठीक है ना। एंड में सबके क्वेरीज सबकी करके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। सब अपने लिख लीजिए जो भी मन में डाउट है, जो भी चीजें हैं। और आज का सेशन हम अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स लेकर ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर रूहानी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ उस मैजिकल जर्नी में। और अपने गुरुओं का, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम शुरू करें। राधे राधे जी। तो यहाँ हमने कल देखा था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, कि हमने समझा रेकी को, है ना। फर्स्ट हमारा था, हमने समझा रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, साइंस क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे हमारी किन किन चीज़ों में काम करती है। यानी हर एक, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ये काम ना करती हो, ये हर जगह वर्क करती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि, जय जगन्नाथ जी, कि हमने ये भी देखा कि हर चीज में रेकी वर्क करती है, क्योंकि रेकी एक एनर्जी है, रेकी वाइब्रेशन है। रेकी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं, वो फ्लो करती है। तो हमने ये देखा था कि जैसे हम अपने हाथों को रब कीजिए, जरा करिए, जरा एनर्जी को, अभी देखते हैं एनर्जी का लेवल, हाथों में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। करिए जरा, दिल शिद्दत से कीजिए। देखना हाथों में आपके कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा। देखिए, कुछ ना कुछ हाथों में वाइब्रेशन, झंझनाहट, एनर्जी का फ्लो आपको जरूर आ रहा होगा। लो, आपको आया जब मैंने बोला था ची बोल बनानी है, कुछ करना है, तो ये हमारी क्या है, एनर्जी है, ये वाइब्रेशन है। रेकी एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, जिसको हम बाई बर्थ लेकर आते हैं, लेकिन बाई चांस हमारे, सिर्फ हमारी एक्टिविटी से ये अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। फील हो रहा है हाथों में वाइब्रेशन, फील हो रही है तो वाई लिखिए चैट बॉक्स पे। अगर जिस जिसको हाथों में लग रहा है कि वाइब्रेशन फील हुई है, कुछ एनर्जी फील हुई है, चैट बॉक्स पर फटाफट वाई लिखिए। देखती हूँ किसके हाथों में। यस, रंजिता जी को हुई है, सुपर, सबको हुई, सोनाली जी को, रेखा जी को, है ना, पूजा जी को, सबको, मंजू जी को, प्रतिमा जी, रसिका जी एंड प्राइम। ओके, ये हमारी सबको मोस्टली एनर्जी फील हुई है, क्योंकि ये हमारे हाथों की वाइब्रेशन है। तो रेकी वाइब्रेशन पर काम करती है, रेकी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैम मुझे अगर होस्ट बनाओगे तो मैं इनको कुछ शेयर करती हाँ, हूँ। मैं थोड़ा बना सा इनको क्या ना, जब हम PPT ना, जब हम पीपीटी देखते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि एनर्जी कैसे आती है, कैसे काम करती है। तो एक बार मुझे आप होस्ट बनाओ, फिर मैं इनको शेयर बना दिया होस्ट आपको। करती। तो
तो यहाँ पर हम रेकी को जब देखते हैं तो रेकी एक वाइब्रेशन है। हमने कितने लोगों ने प्रैक्टिस की थी? क्या किन किन लोगों की ची बॉल बनी है? जिनकी ची बॉल बनी है चैट बॉक्स पर वाई लिखिए। जिन जिन लोगों ने वाकई, देखती हूँ कितने लोगों ने प्रैक्टिस की भी है, या बस सेकंड डे लेक्चर सुनने आ जाते हैं कि चलो ठीक है ना, थर्ड डे है, सेकंड डे है तो सुन आते हैं 3:30 बजे। सोने से अच्छा तो कुछ सुन ही लेते हैं। अब पता चलेगा आप लोगों में कितनों ने प्रैक्टिस की है, वाकई ची बॉल आपको फील हुई है, ची बॉल बनी है आप लोगों की। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक सेकंड। अब देखो, आपको कोई पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पर? आ रही है ना? ये देखो, हम यहाँ देखते हैं कि एनर्जी कैसे काम करती है। एनर्जी को हम हाथों की बात करें ना, इस तरीके से हाथों से हमें एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती, ये वाइब्रेशंस है। एनर्जी क्या है? ये वाइब्रेशन है। ये हमें फील होती है हमारे हाथों में, और हमारे हाथों से एनर्जी निकलती है। एनर्जी दिखती नहीं है। किसी को ये बताइए, बिजली के वायर में क्या आपको बिजली बहती हुई नजर आती है? ऐसे नहीं आती ना। तो ऐसे ही हमारे हाथों से भी जब एनर्जी का फ्लो होगा, आपको दिखेगी नहीं लेकिन आपको फील होगी, एक वाइब्रेशन फील होगी, झंझनाहट फील होगी। ऐसे बिजली जब तार, कहा जाता है जब बिजली के तारों में से लाइट जाती है, करंट जाता है, वो झंझनाहट झटका ही देता है, वो दिखती नहीं है। तो ऐसे ही जब हम अपने हाथों से एनर्जी को फ्लो करते हैं, वो इस तरीके से निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हमें फील होगी। तो हम अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से हम एनर्जी का फ्लो करते हैं रेकी में, और सामने वाले को, खुद को, ये देख रहे हो हाथों में एनर्जी जो सिर्फ दिखती नहीं है पर महसूस होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ईश्वरीय ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। यानी ये क्या है? ईश्वरीय ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। तो ये हाथों से इस तरह प्रवाहित होती है। इसका आपको रिजल्ट दिखता है लेकिन ये बहती हुई नजर नहीं आती, जिससे हम देखो वाटर चार्ज कर रहे हैं, पानी चार्ज कर रहे हैं इससे, लेकिन ये दिखता नहीं है क्योंकि हम नंगी आंखों से बिजली करंट को देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं। और इस तरीके से जब हम हीलिंग करते हैं सामने वाले को, तो ये ईश्वरीय ऊर्जा जो है, ये जो ब्रह्मांडीय पॉजिटिव एनर्जी है, वो सामने वाले के ऑरा में, उसकी बॉडी में ट्रांसफर होती है हमारे थ्रू। हम माध्यम बनते हैं, हम चैनल बनते हैं, और इस तरीके से हाथों की एनर्जी को, जो हम ची बॉल की बात कर रहे थे, इस तरीके से वो जो एनर्जी आपको ऐसे पीछे प्रेस करती है ना, कुछ धक्का लगता है, कुछ ऐसा फोर्स फील होता है, तो वो इस तरीके की ची बॉल बनती है आपके हाथों में, इस तरीके की एनर्जी बनती है। तो ये एक एनर्जी फील्ड है जो आपके हाथों में प्रवाहित होती है। इस तरीके से आप एनर्जी को महसूस करोगे जो हम फील करते हैं। ये देखिए, तो आपके हाथों से जब आप सामने वाले को हील कर रहे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता पर हम अपने हाथों से वहां एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एनर्जी को भेज रहे होते हैं, जो हमें कहा अपने चक्रा के थ्रू हमें मिल रही है। वो कैसे मिलती है? हम ये आप सामने वाले को ये क्राउन चक्रा से ऐसे एंटर करती है हमेशा। हम जब सिंबल बनाते हैं तो उस सिंबल से भी ऐसे ही एनर्जी क्रिएट होती है, जो रेकी के सिंबल बनाकर हम अपने ऊपर डालते हैं या कहीं भी हम डालते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी उन सिंबल्स में रहती है। तो ये एक एनर्जी फील्ड है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं हमारे चारों तरफ। इस तरीके की अगर हम रेकी के थ्रू अपने आप को चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, रेकी से खुद को हील करते हैं, तो आप इस व्यक्ति को देखिए, इस लड़की को देखिए कि चारों तरफ क्या हुआ, एक एनर्जी शील्ड बन गई, पॉजिटिव एनर्जी। आसपास का इसका जो वातावरण है वो बिल्कुल कितना ब्राइट लग रहा है, कितना एनर्जेटिक लग रहा है, कितना ब्लिसफुल है, लग रहा है ना कि एनर्जी। तो ये एक एनर्जी है जो रेकी, ऐसे हम अपने क्राउन चक्रा के थ्रू हम हमेशा, हम जब भी यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी को इस ब्रह्मांड से
अपने ईश्वर के माध्यम से, इस ब्रह्मांड से, कहीं से भी जब रिसीव करेंगे तो इस तरीके से हम अपने क्राउन चक्र में के थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर करती है और फिर ये हमारे हाथों से होते हुए हम आगे ट्रांसफर करते हैं। तो एनर्जी ऐसे होती है जो ये हमें लगेगा वंडर, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है। जो शोभा जी बात कर रहे हैं ना कि मैंने अपने फ्रिज को ठीक किया, मैंने किसी को एग्जाम देने जाना था तो मैंने उसने क्या हुआ, जैसे शोभा जी ने उसको रेकी दी तो उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो गया होगा। उसके आसपास क्या है, ईश्वर की ऊर्जा बहने लगी। उसके आसपास क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जी ने उसको घेर लिया, उसका सर्कल बना लिया। और जहां पॉजिटिव एनर्जी होगी, जहां हमारे ईश्वर की एनर्जी होगी, तो वहां क्या होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से शोभा जी ने क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर है, वो एक रेकी का चैनल बन चुके हैं, तो जैसे वो रेकी को कॉल करते हैं, रेकी को कनेक्ट करते हैं, उनके माध्यम से ऐसे जैसे ही रेकी को कॉल करेंगे तो वो तुरंत इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होते ही वो सामने वाले को जब हीलिंग देंगे तो इस तरीके से उनके आसपास का वो एक पॉजिटिव सर्कल बना देंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना देंगे। और जैसे वो पॉजिटिव माहौल होगा तो आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति क्या लड़ेगा किसी से? नहीं लड़ेगा। क्या इसको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। आपको लगता है इसकी हेल्थ खराब होगी? नहीं होगी। अगर खराब भी होगी तो वो भी ठीक होने लगेगी। अगर जब हम पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा में एंटर करते हैं, तो हमारी चीजें ठीक होने लगती है। तो ऐसे जैसे शोभा जी ने उसको हीलिंग दी होगी, तो ऐसे उसने अपने एग्जाम को पास कर लिया। क्यों? क्योंकि पहले वो स्ट्रेस में जाती थी, टेंशन में जाती थी, घबराहट में जाती थी, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसा होगा, हमेशा टेंशन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी रेकी देकर उनको ये पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया एनर्जी का। तो रेकी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से आपके हाथों से फ्लो होती है, जो हमें दिखती नहीं है। बस आप वाइब्रेशन कुछ वाइब्रेट होगा आपके हाथों में, कुछ लगेगा, और वाइब्रेट होना भी बंद हो जाएगा तो भी वो जा ही रही होगी, ऐसा नहीं है, तब भी वो एनर्जी फ्लो कर रही होगी। तो एनर्जी ऐसे जाती है जिसको हम इस तरीके, सामने वाले को हीलिंग दिया, शोभा जी ने हीलिंग दी, सामने वाले को एनर्जी इस तरीके से गई होगी। पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम इन जनरल इसको नहीं देख पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, रेकी का रिजल्ट तुरंत मिलता है। हमें लगता है हमने कुछ जाते हुए तो नहीं देखा, बस हाथों को ऐसे देखा और थोड़ी देर में ठीक हो गया, सब चीजें अच्छी हो गई। वो हाथों से यही एनर्जी जा रही होती है, हमारे ईश्वर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, रेकी की एनर्जी, इस ब्रह्मांड की एनर्जी। ये ईश्वरीय ऊर्जा जब हमारे माध्यम से, क्योंकि ईश्वर, आपको भी पता है, ईश्वर सबको नहीं चुनता, ये पावर भी किसी के पास होती है। जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं, रेकी हीलर, आप 1 2 जो भी करते हैं, आपके पास होगी और आप ही इन चीजों को कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने, जिन्होंने बोला हम हेल्थ ठीक कर लेंगे क्या, आप एक बात बताओ, जब आप अपनी, अभी क्या हो गया है, अभी आप ऐसे समझिए कि हमने घर में सारे गैजेट्स, बिजली, लाइट, पंखे, ट्यूब, टीवी, फ्रिज, एसी सब है, बिजली का कनेक्शन भी है, लेकिन चल नहीं रहा, सब कुछ हम लेकर बैठे हैं पर चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो मेन पावर स्विच है उसको ऑन करना भूल गए, जो बिजली की सप्लाई थी उसको ऑन करना भूल गए। तो ऐसे ही रेकी का जो हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन बस उसको एक्टिवेट और उसको ट्यून करने की जरूरत है। ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट है, कहीं बाहर से नहीं लाना। जैसे एक घर में सारे बिजली के फिटिंग है, सारे गैजेट्स है, फैन है, ट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन चलता नहीं, क्योंकि फ्लो नहीं है वहां पर, बिजली का करंट नहीं गया था, मेन स्विच ऑन करना भूल गए थे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो एक प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही थी, वो क्या हो गई, रुक गई, बंद हो गई। तो उसके फ्लो को हमें इस रेकी शक्ति के माध्यम से एक्टिवेट करना है, उसको प्रवाहित करना है, उसका फ्लो करना है। तो अब आप शायद उस एनर्जी को अच्छे से देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। जब हम रेकी के थ्रू, जब हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी के थ्रू सिंबल डालकर हीलिंग करते हैं, तो इस तरीके का आसपास आप देखिए, इस पिक्चर से आपको देखकर पता चल रहा होगा कि कितना आसपास पॉजिटिव, कितना एनर्जेटिक, कितना ऊर्जान्वित माहौल है आसपास, और कितना आप क्या इस, जहां पर ईश्वरीय वर्षा हो रही हो, उसकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, तो क्या हम वहां ठीक नहीं होंगे? कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ठीक ना कर सको,
क्योंकि ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये आपके ईश्वर की ऊर्जा है जिसको आप हर जगह ऐसे वाटर चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से एनर्जी प्रवाहित होती है वाटर में। तो ये तरीका है एनर्जी को महसूस करने का। इसको इस तरीके से आप जब देखोगे ना, एनर्जी से हम अपने देख रहे हो अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, हर एक चीज को चार्ज कर सकते हैं अपनी ईश्वरीय ऊर्जा से। तो ये सारा तरीका है एनर्जी को आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया हुआ कि ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, कैसे हम हाथों में बात कर रहे हैं, कैसे ये हमारे शरीर में ट्रांसफर होती है। तो ऊर्जा की ये फॉर्म है जिसमें देख रहे हो सामने वाला, क्योंकि ये हीलर है, इसके पास जब ये ऊर्जा आई ना, देख रहे हो उसके साथ वो चक्र प्रवाहित होकर इसके आसपास सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तब ये सामने वाले को दे रही है। मैंने क्या कहा था, जब रेकी पहले हमारे अंदर आती है, पहले वो हमें ऊर्जान्वित करती है, हमें ठीक करती है, तब वो दूसरे के पास जा रही है। अब इसने ये वैसे है, अगर एक को करंट लग गया, दूसरा उसको छुड़ाने जाता है, तो उसको उसमें भी वही प्रवाहित होने लगता है कि नहीं? फील किया कि नहीं? वाई लिखिए। एक व्यक्ति को करंट लगता है तो आप उसे, अगर आप उसको बिना डंडे के, क्योंकि अगर ऐसे पकड़ लोगे तो वही करंट आप में प्रवाहित हो जाता है। तो ये वही ऊर्जा है, ये वही ऊर्जा है जो आप में प्रवाहित हो रही है, और आप जिसको छूने लग जाओगे वही ऊर्जा ट्रांसफर वही होने लग जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव ऊर्जा, ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये हमारे ईश्वर की ऊर्जा है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट है अभी। तो एक सेकंड, मुझे ही करना पड़ेगा। इस तरीके से हम एनर्जी को महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी ऐसे चलती है, ये ईश्वर, इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जहां कोई नहीं पहुंच सकता, ये एनर्जी वहां जाती है, आप कहीं भी बैठे हो। अब हमने रेकी की बात की थी कि रेकी कैसे काम करती है। रेकी के जैसे कोई संस्था बनती है, कोई इंस्टीट्यूट होता है, या कोई भी जगह हो, वहाँ कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिन पर चलकर हम उन सिद्धांतों पर हम चलते हैं। हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों पर ही चलकर वो कुछ ना कुछ पाता है, वरना क्या होगा, वो रोज अपने नियमों को तोड़ रहा होगा। अगर हम अपने नियम तोड़ेंगे तो हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर सकते। नमस्कार माया जी, हम वो अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि हमें उन सिद्धांतों पर चलकर ही उन चीज़ों को पाया जा सकता है। इसीलिए रेकी के भी अपने सिद्धांत है। अगर आप उन 5 सिद्धांत को मानते हो तो रेकी, मुझे नहीं लगता कि रेकी के आप चैनल ना बन पाओ। आप 100% अगर खाली 5 सिद्धांत आपने फॉलो कर लेना, आपके बोलने भर से रेकी प्रवाहित होने लग जाएगी। आपने बोला और सामने वाला की चीजें ठीक होने लग जाएगी। तो रेकी के 5 सिद्धांत कौन से है? रेकी कहता है मैं कल की बात नहीं करता, मैं आज की बात करता हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आज के लिए कहता हूँ। पहला सिद्धांत कि सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। सेकंड, मैं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए चिंता नहीं करूंगी, करूंगा। थर्ड, मैं सिर्फ आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए क्या, ईमानदार रहूंगा या रहूंगी। फोर्थ, कि मैं हर उस चीज के लिए जो ईश्वर ने मुझे दी है उसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, रहूंगी, यानी धन्यवादी रहूंगा, रहूंगी। पांचवा, मैं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए सभी जीवधारियों के प्रति करुणा में व्यवहार, कृतज्ञ, करुणा, दया भाव के साथ रहूंगा। ये 5 सिद्धांत रेकी के हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ इनको पढ़कर निकल जाते हैं कि ठीक है ये 5 सिद्धांत है। जैसे लिखा है ना कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बस वो लिखा है,
उसको समझना नहीं है ना फॉलो करना है। आता है ना, मूवीज भी अगर दिखाते हैं तो वो बस वो एक सिगरेट पीना, दारू पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, एक छोटा सा दिखाकर निकल जाते हैं, वो हमें लगता है बस ये हमारा देखना हमारा कर्म है। तीसरा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ईमानदार रहूंगा। पांचवा था कि मैं सभी जीवधारियों के प्रति करुणा दयालु रहूंगी। लेकिन यहां हम पांचों पर अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने ये 5 सिद्धांत समझ लिए तो आपने रेकी को समझ लिया, क्योंकि यहां हम 5 ये कह के नहीं निकल सकते। यहां हम डिटेल में बात करेंगे कि हर सिद्धांत का मतलब क्या है। यहां रेकी कहता है इन सिद्धांतों को ना इस क्लास के बाद प्रिंट आउट निकाल कर या फिर लिख कर घर में 4-5 जगह चिपका देना, मूल मंत्र बना लेना इनको। अगर आप भूल जाओ तो आपके घर के बच्चे, बड़े, हस्बैंड वाइफ याद दिलाएगा, देखो ये 5 सिद्धांत, ठीक है ना, तो हमें याद आ जाएगा और हम फिर उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। तो पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि बिल्कुल सेंड कर देंगे, सब ग्रुप में आएगा, बस आप सुनते जाइए और ध्यान से बिल्कुल अपने एक्टिव मोड में होकर सुनिए। जो ध्यान से सुन रहा होगा उसका लेफ्ट नोज चल रहा होगा, चेक कीजिए। जो ध्यान से सुन रहा होगा उसका लेफ्ट नोज चल रहा होगा, और जो ध्यान से नहीं सुन रहा वो राइट नोज के साथ बैठा होगा, उसका ध्यान डिस्टर्ब होगा। तो यहां हमारा पहला सिद्धांत है। कितने लोगों का राइट चल रहा है? वाह रंजीता जी, गुड, है ना। बस आप अपने आप समझ गए होंगे, राइट नोज के साथ आप अगर एक्टिव है तो आप चल रहे होंगे। नहीं, अभी आप समझेंगे, अभी समझेंगे हम, क्योंकि अगर हमारा पहला सिद्धांत था कि सिर्फ और सिर्फ हम आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे, रेकी आज की बात कर रहा है, और ऐसे आज आज करते करते कल नहीं है, कल भी क्या होगा? आज ही होगा, है ना। कल भी क्या होगा? आज ही होगा। तो वंदना जी लेफ्ट नोज के साथ आ जाइए, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। यानी कि अच्छे से समझना है तो लेफ्ट नोज अपने आप एक्टिव हो जाएगा और आपको समझ आने लग जाएगा। पहला सिद्धांत कि हम सिर्फ और सिर्फ आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे, तो रेकी कहता है आज जैसे कार की लाइट है ना, हेडलाइट, सामने रोशनी नहीं होती पर वो कार की हेडलाइट धीरे 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 क्रॉस करते हुए चला जाता है। तो आज है, कल भी आज ही रहेगा रेकी के लिए, परसों भी आज ही रहेगा, तरसों भी आज ही रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, इट मीन्स मुझे गुस्सा आज के लिए नहीं करना। गुस्से का क्या साइंस है? गुस्सा समझिए, गुस्सा क्या है आपके लिए? पॉजिटिव एनर्जी है जब हम गुस्सा में होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। चैट बॉक्स पर लिखिए कि जब आप गुस्सा करते हो तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो कि पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर? नेगेटिव, है ना। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, और जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे तो वो आपको कैसी एनर्जी दे रहा होगा वो भी बताइए। चैट बॉक्स पे लिखिए कि अगर वो आपके ऊपर गुस्सा है, जिसके ऊपर आपने चिल्लाया है, अभी अभी उस पर बरसे हो, तो वो क्या कर रहा होगा? वो भी नेगेटिव दे रहा होगा। तो गुस्सा क्या कर रहा है? टू वे में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। यानी पहले हम अंदर जलते हैं, अंदर सड़ते हैं, अंदर बेचैनी होती है, खुद के अंदर आग उगल रही होती है। पहले हम खुद गुस्सा होते हैं तो क्या हो गया? हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं उसने आपके लिए नेगेटिव एनर्जी, आपके लिए बुरे शब्द, आपको मन ही मन गालियां, मन ही मन बुरा, पता नहीं जितनी बद्दुआएं उससे दी जा सकती है उस टाइम वो आपको दे रहा होगा। नेगेटिविटी आपके थ्रू हो रही होगी, क्योंकि हर चीज की एनर्जी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी एनर्जी है, हमें दिखाई नहीं दे रही, बस हम महसूस करते हैं। जिसको हम कहते हैं ना, अरे अभी कुछ हैवी लग रहा है, अभी कुछ भारी लग रहा है, अभी कुछ हो गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी कोई थ्रो हुई है। तो गुस्से ने क्या किया? आपके ऊपर आपने गुस्सा क्रिएट किया, एक वो सामने वाले पर अभी बिखरे हो, बर्फे हो, उसने आपके लिए नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर दी। तो टू वे आपने रास्ते खोल दिए नेगेटिव एनर्जी के। सेकेंडली, साइंस कहता है कि हमारे जो ब्लड है हमारे शरीर का, वो 1/3 लीवर में रहता है, और लीवर में वो कूल होता है, वहां पर
वो क्या होता है, टॉक्सिफाई रहता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, यानी उसके सारे टॉक्सिन निकालने के लिए, उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए 1/3 ब्लड हमारे लीवर में स्टोर होता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, वो वहां रुकता नहीं जितना टाइम उसको चाहिए, और वो वही ब्लड हमारे हार्ट को सप्लाई कर देता है। यानी आप समझिए कि जितना टाइम उसको वहां कूल और डेंस होने के लिए, टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए चाहिए था, पर हमने एंगर में, गुस्से में वो ब्लड उतनी देर हमारे लीवर में स्टोर नहीं किया, और वो हमारे हार्ट को इम्प्योर ही सप्लाई हो गया, और वो इम्प्योर ही पूरी बॉडी में फ्लो करने लगा। तो आज की डेट में क्या है, एंजाइटी, गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन कितना कितना बढ़ गया बताओ। आज की डेट में इतनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये चीजें फिर भी बढ़ गई, क्योंकि पहले सुविधाएं नहीं थी, पर ये सारे वर्ड सुनने को नहीं मिलते थे। एंजाइटी, है ना, टेंशन, हर आज का वर्ड टेंशन नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल 2 साल 4 साल का बच्चा भी, 2 साल का तो अभी बोलना नहीं सीखा, पर 4 साल का बच्चा कहेगा टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं, बस वर्ड सुना है, टेंशन हो रही है। तो इतने कॉमन वर्ड हो गए ये हमारे, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमिया, मतलब ऐसे ऐसे शब्द। क्यों? क्योंकि हम गुस्से में हैं, एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, वो इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्थ इशू, जितने ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी का, हाई बीपी का इशू आज की डेट में सबको है। एक नॉर्मल बीमारी है। पहले एज फैक्टर हुआ करता था, एक एज के बाद बीपी हाई होता था, लेकिन आज हर किसी का या तो एज से कम बीपी लो हो जाता है, या एज से डिजर्व नहीं करते, या बीपी हाई हो जाता है। ब्लड कैंसर, शुगर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आज की डेट में हो जा रही है। तो क्यों? क्योंकि इम्प्योर ब्लड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो इसी वजह से, क्योंकि गुस्सा हमें नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। जो हम कहते हैं ना, जो हमने सुबह पूजा पाठ करी होती है, गुस्सा उसको जीरो कर देता है। जो पॉजिटिव एनर्जी हम क्रिएट करके बैठे थे, उस गुस्से ने हमारा सब कुछ डाउन कर दिया। एक हमने और एक हमने जिस पे गुस्सा किया था। अब हमें लगता है कि गुस्सा नहीं करते तो लोग काम ही नहीं करते, ना बच्चे सुनते, ना स्टाफ सुनता, ना बीवी सुनती, और हस्बैंड पे तो कम ही बीवियां चिल्लाती होगी, तो मन ही मन में दे लेती होगी गालियां, है ना, क्योंकि हक नहीं है उनको ज्यादा चिल्लाने का। ठीक है, तो लेकिन कुछ चिल्लाते भी है, हर जगह लागू होता है। कुछ जगह हस्बैंड नहीं बोल पाते, कुछ जगह वाइफ नहीं बोल पाती, क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा है, वो किसी को भी आ सकता है। तो गुस्से में क्या होता है कि गुस्से में घर में माहौल खराब, एनर्जी खराब, हेल्थ खराब। जो हमने सुबह से जितनी पूजा पाठ की थी, जितने मंत्र किए थे, जितना जाप किया था, वो सब जीरो कर दिया। स्टाफ को हमने कहा कि भाई सुनता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, उसके लिए तो चिल्लाना पड़ेगा ही, गुस्से में आना पड़ेगा ही। देखो, गुस्से में आना और अपनी आवाज ऊंची करके बोलने में फर्क है। गुस्से में बोलना तब होता है, पहले हम खुद जलेंगे, खुद सड़ेंगे अंदर से, फिर बोलेंगे। एक होता है अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके बोलना, अंदर कुछ बेचैनी नहीं है, अंदर कोई हलचल नहीं है, अपनी आवाज को थोड़ा रेज करके कि भाई आपने ये काम किया क्यों नहीं। बच्चे कहते ना, बिना चिल्लाए बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते, बिना चिल्लाए बच्चे टीवी बंद नहीं करते, बिना चिल्लाए तो बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते। यही है ना शिकायत। ऐसे कैसे हो सकता है कि गुस्सा ना करे? गुस्सा तो करना पड़ता है, वरना बच्चे सुनते ही नहीं, काम ही नहीं होता, स्टाफ भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। फर्क सिर्फ और सिर्फ है अपनी आवाज को ऊंचा करना है, अंदर शांत रहे, अंदर स्थिर रहे। तो आपकी ये देखिए। और सेकंड क्या होगा, जब आप रेकी एनर्जी का फ्लो करोगे ना, गुस्सा अपने आप ही शांत होने लगेगा। जब आप एनर्जी को, अपनी उस ईश्वरीय ऊर्जा को प्रवाहित करने लगोगे, ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंदर ट्रांसफर करोगे, तो क्या होगा, गुस्सा धीरे 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 आपकी लाइफ से जाने लगेगा। गुस्सा आएगा ही नहीं। मैंने इतने लोगों को सुना है कि मैम जब से रेकी हीलिंग में आई हूं ना, तो मेरा गुस्सा ही शांत हो गया, प्रेजेंस लेवल बढ़ गया मेरा। क्यों? क्योंकि आप जब रेकी एनर्जी को भेज रहे हो, गुस्सा क्या है, नेगेटिव एनर्जी। आप जैसे रेकी की हीलिंग करते हो, पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर करते हो, आपका गुस्सा धीरे 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 कम होने लगता है। गुस्सा एक दिन में नहीं जाएगा। अगर इतना जल्दी से चला जाता तो फिर कहना ही क्या था। ये डेली की प्रैक्टिस है। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 ये आपकी लाइफ से चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आजू बाजू में हर जगह लगा दो। जिस दिन आप गुस्सा होगे तो आपको याद आ जाएगा। आपके बच्चे, मम्मा आपने तो आज का व्रत लिया था कि आज गुस्सा नहीं करना, और आज देखो
कहते हैं ना, जब हम व्रत करते हैं तो क्या होता है व्रत में, मैं यही कहती हूँ, व्रत भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, यही सोच के कि मैं आज के दिन कोई खाना नहीं खाऊंगी, यही व्रत होता है ना। या मैं आज के दिन नमक नहीं, क्या संकल्प लेते हैं हम उस दिन, यही संकल्प लेते हैं ना कि या तो मैं आज के दिन खाना नहीं खाऊंगा खाऊंगी, या मैं आज के दिन नमक नहीं खाऊंगा खाऊंगी, सिर्फ मीठे पे व्रत खोलूंगी। उस दिन भी तो हम संकल्प लेते हैं ना कि आज का जो मेरा व्रत है ना, मेरा व्रत है, मुझे आज खाना नहीं खाना। तो आज उस दिन व्रत लीजिए कि आज के दिन मुझे गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा हो भी गया तो जब आप कहते हैं ना व्रत में, जब आप खाना खा, जिस दिन आपका व्रत हो और आपकी फ्रेंड छोले भटूरे लेके आ जाए, समोसे लेके आ जाए, तो आप क्या कहते हो, नहीं नहीं यार आज तो मेरा फास्ट है, आज नहीं, कल खाऊंगी, कल देना पार्टी, कहते हैं ना ऐसे ही, नहीं नहीं यार आज नहीं, आज तो फास्ट है, कल कल करेंगे पार्टी या बाद में। तो गुस्से को भी कहो ना, नहीं नहीं आज तो गुस्सा आ गया, कल देखेंगे, कल मैं इसमें गुस्सा करूंगी, आज नहीं, आज तो जाने दो, आज तो मेरा फास्ट है, आज मेरा व्रत है। गुस्सा आएगा, जैसे छोले भटूरे और समोसे खाने का मन करता है, ऐसे गुस्से पे का भी आएगा, लेकिन गुस्से को कहना है आज मेरा फास्ट है, कल मैं इस पे गुस्सा करूंगी या करूंगा। कल गुस्सा कितना है, क्षण भर, कल आएगा ही नहीं। तो व्रत रख कर आप जब इन 5 नियमों को करोगे ना, यकीन मानिए आपकी लाइफ से धीरे 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 ये जाने लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। जैसे हम एक दिन में कार चलाना नहीं सीखते, ऐसे हम एक दिन में गुस्सा नहीं छोड़ सकते, एक दिन में हम कोई भी हैबिट चेंज नहीं कर सकते। हर चीज प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज। एक दिन में ही आपके हाथों से मैं कहने लगूं कि आप फ्रिज ठीक कर दोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना, धीरे 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 आप विद इन 2 मंथ के अंदर आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, कुछ भी, कहीं भी बैठे हुए। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है कि हम आज सिर्फ और सिर्फ आज के दिन चिंता नहीं करेंगे। चिंता क्या करती है, चिंता और प्लानिंग ऑफ लाइफ दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा एक धागा है, पतला सा धागा, चिंता में और प्लानिंग ऑफ लाइफ में, कि हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं या चिंता करते हैं, पतला सा धागा है और हम उसको तोड़कर क्रॉस कर जाते हैं और फिर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि चिंता ना करें। अरे भाई, बच्चों का भविष्य भी देखना है, चिंता ना कैसे ना करें। हमें तो बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, उसके लिए चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जाम कैसे पास करेगा अगर चिंता ना करे। अगर मैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी अगर चिंता ना करूं तो। चिंता और प्लानिंग में फर्क है। किसको पता है कि चिंता और प्लानिंग में फर्क होता है किस जो ये फर्क मुझे समझा सकता है? कोई है कि प्लानिंग और चिंता में फर्क जिसको पता हो कि ये होता है? अपना हैंड रेज करो जिसको पता है, जो बता सकता है कि हाँ चिंता ये है और लाइफ की प्लानिंग ये है। किसी को भी नहीं पता। जिसको पता है हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करती हूँ, सब सुने आपकी कि चिंता और प्लानिंग में फर्क क्या है। हैंड ना साइड में है, डिजिटल हैंड, क्योंकि हमें डिजिटल हैंड ही दिखाई देते हैं। मुझे दिख रहे हैं पर मैं सोच रही हूं कि पूनम कुमारी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए। मैम, चिंता वो होता है जिसमें कि हम लोग को डर लगता है उस चीज में, और प्लानिंग वो होता है मैम जिसमें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्लान तो करते हैं पर डरते नहीं है उसमें। बस मैम। जी चंद्रकांत जी, आप अनम्यूट कीजिए। डर में तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और मतलब चिंता जिसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, मतलब उसके बाद क्या था, चेन रिएक्शन शुरू होता है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। प्लानिंग में होता है कि आप टाइम बाउंड चीजों को करना चाहते हैं कि इस समय से वो चीजें हो जाए, और कौन कौन सी जो दिक्कतें आएंगी उनसे मैं कैसे निपटूंगा। बिल्कुल, काफी हद तक बिल्कुल सही बात। जी वेशु जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। प्लानिंग में मुझे लगता है कि हम हमेशा प्रोस एंड कॉन्स जो होते हैं वो साइड बाय साइड लिख के ये देखते हैं कि
अगर मैंने ये चीज किया तो इससे पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। और चिंता ये है कि कुछ भी हम करो, अगर वो चीज अच्छी भी हो तो हम सिर्फ वरी करते रहते हैं, उसमें सिर्फ नेगेटिव ही होता है और हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते नहीं है। प्लानिंग में सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर सुपर, बहुत हद तक जी। जी मैरूना जी, आप बताइए। मैम फर्स्ट तो चिंता चीता समान होती है, जी और जो प्लानिंग के साथ हम लोग करते हैं, वो जो भी सिचुएशन आए, क्योंकि हर टाइम तो कुछ ना कुछ चलते रहता है हम लोगों के साथ, जी लेकिन जिस टाइम जो सिचुएशन आए उसको आगे से देखना, मतलब उसको पार होके जाना, ये है प्लानिंग। कि अभी जी मेरा सामने ये है तो मुझे आगे जाना है, ये इसको साइड में रख के, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ तो आते रहता है, और जी, जो चिंता होती है वो हम लोग को पीछे ही ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल आप लोग काफी हद तक सही थे, बिल्कुल सही। इसमें यहाँ देखो, चिंता क्या है, चिंता में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं क्या, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दिन टीवी देखता है, इसके तो नंबर भी अच्छे नहीं आते, ये तो सारा दिन खेलता ही रहता है। या फिर हाय मैं मेरे मेरे जो टारगेट है वो पूरे ही नहीं हो रहे, मेरा टाइम पे मेरा काम नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई में मेरा अच्छा नहीं जा रहा। या फिर क्या, मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूँ, आजकल मोटापा सबसे बड़ी समस्या सबकी है ना। आजकल हर कोई मोटापे से जूझ रहा है। तो हम क्या, हाय मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई। ये क्या है कि मैं सिर्फ सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, मोटी हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई। प्लानिंग क्या है, मोटी हो गई तो उसका सलूशन क्या है, इस पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सल्यूशन ढूंढना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग है हमारी। चिंता में हम सिर्फ नेगेटिव पे ही काम कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी उसके लिए सल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। लेकिन प्लानिंग ऑफ लाइफ में क्या होता है कि हम उसको सल्यूशन प्रोवाइडर बनाते हैं, उसको सल्यूशन ओरिएंटेड होता है। यानी कि अगर मैं मोटी होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले अपनी डाइट प्लान करूंगी, मैं जॉगिंग पर जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपने दिन को फिक्स करूंगी, मुझे क्या लेना है, क्या खाना है। तो उससे क्या होगा, जब मैं प्लान करूंगी, एक्शन लूंगी, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जहां मैं सोचे जा रही हूँ मोटी हो गई, मोटी हो गई, वहां क्या है, मोटी होती जा रही हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, मैंने कोई प्लान किया ही नहीं, मैंने कोई सोल्यूशन उसके लिए निकाला ही नहीं। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम उसकी चिंता ही करते हैं, एक्शन नहीं लेते। हाय मेरा शुगर बढ़ गया, हाय मेरा शुगर बढ़ गया, हाय मैं शुगर के लिए किया क्या है, डाइट चेंज की, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके लिए क्या आपने शुगर का इंटेक कम किया। जहां भी बैठोगे सबसे पहले होगा शुगर बढ़ गया, वो कहने से और बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी और भेज रहे हो शुगर की, लेकिन आपने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, टेंशन लिए बच्चे के लिए क्या आपने, बच्चों को क्या आपने काउंसलिंग करवाई, बच्चे को क्या आपने टीचर से मिले, क्या बच्चे का आपने रूटीन फॉलो करवाया, क्या आपने बच्चे के लिए उससे बात की, उसको टाइम दिया, उसकी खुद काउंसलिंग की, क्या ये सब किया आपने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चिंता, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन क्या महंगाई बढ़ने के बाद आपने अपनी प्लानिंग की कि कौन से खर्चे कट करने हैं, कौन से प्रायोरिटी पे रखने हैं, किनको अवॉइड करना है, और कैसे अपनी अर्निंग जनरेट करें कि कुछ और अर्न करे एक्स्ट्रा, कि इतने से खर्च काम नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मुझे कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिससे ये महंगाई को मैं बीट कर जाऊं और अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर पाऊं या कर सकूं। तो प्लानिंग ये है, लेकिन हम प्लानिंग कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, जो अभी है भी नहीं उसकी भी चिंता। तो हमें प्लानिंग करनी है, यदि कोई अगर हमारे पास कोई इशू प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हमें सल्यूशन ढूंढकर उस पर एक्शन करना है। तो अगर आज के दिन आप चिंता नहीं करोगे, तो जब चिंता ही नहीं तो काहे की प्रॉब्लम, सारी तो वही है। या तो हम पीछे की चिंताओं में जी रहे हैं जो पास्ट, या हम फ्यूचर में, पास्ट चला गया उसका कोई महत्व नहीं है, फ्यूचर आने वाला है किसी को पता ही नहीं है,
लेकिन हम इन दो में ही झूल रहे हैं, प्रेजेंट को जी ही नहीं रहे। हम क्या करते हैं, कल क्या पता ये राशन खत्म हो जाए, दुकान सारी बंद हो जाए, कुछ मिले ही ना तो। अरे होगा तब देखा जाएगा, वो सोल्यूशन तब ढूंढेंगे। अभी ये सिचुएशन नहीं है हमारी, पास्ट चला गया, वो बंदे यहाँ है भी नहीं, दुनिया छोड़कर भी चले गए। जिनके साथ हमारा बुरा इंसिडेंट रहा होगा वो दुनिया में है भी नहीं, चले भी गए। मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे ससुर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, ये सब जो अब दुनिया में है भी नहीं, पर लेकिन हम उसी में जिए जा रहे, चिंता किए जा रहे बिना वजह, जो है भी नहीं। चिंता क्या कर रहा है, आपके ओरा में आकर आपको नेगेटिव जोन में ले जाता है। आपका सारा करा धरा पॉजिटिव वर्क जीरो हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए चिंता नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आप प्लानिंग करोगे। थर्ड कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगा, सबके प्रति ईमानदार रहूंगा या रहूंगी। ईमानदारी क्या, ईमानदारी को हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़ लिया है कि ईमानदारी का मतलब है पैसा। यहां पैसा ही नहीं, क्या ऐसा ही है या पैसे से हटकर भी ईमानदारी है? पैसे से हटके है ना ईमानदारी। तो यहां ईमानदारी का मतलब है कि जो टैलेंट मेरे अंदर है, जो टैलेंट मेरे अंदर है, मैं उसके प्रति ईमानदार रहूं। अगर इसे मैं वो अपना काम करूं, यानी मेरी 9 to 5 जॉब है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करूं। जो टैलेंट मेरे अंदर है मैं उसको बाहर निकालूं, सिर्फ और सिर्फ बहाने या एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको मुझे नहीं लगता सुविधा की जरूरत है, लेकिन हम अपने प्रति ही ईमानदार नहीं होते। ईमानदारी का मतलब है अगर मैं अपने काम पर जाता हूं या जाती हूं, या मैंने कोई बिजनेस खोला है, या मैं कहीं भी काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं वहां ईमानदार रहूं। ईमानदार कैसे, कई बार आजकल मैं देख रही हूं, अगर जिस भी शॉपकीपर के यहाँ जाओ, हर बंदा अपने मोबाइल में लगा हुआ है। कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आके देख के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोबाइल में है, रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या आप अपने काम के प्रति ही ईमानदार नहीं हो? मोस्टली लोग क्या करते हैं, घर में है तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस में है तो घर के बारे में सोच रहे हैं। आप जहां हो वहां नहीं हो, वहां ईमानदार, आप अपने प्रति ही ईमानदार नहीं है। हम घर है तो ऑफिस का सोचेंगे, ऑफिस है तो घर का सोचेंगे, मायके में है तो ससुराल का सोच रहे हैं, ससुराल में है तो मायके का सोच रहे हैं। तो हम जहां हैं वहां हम है ही नहीं, ईमानदारी नहीं है। ड्यूटी पर गए हुए हैं, ड्यूटी कर ही नहीं रहे, बस स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आया क्लाइंट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ईमानदारी पता क्या होती है, आपने देखा होगा किसी की दुकान पे जाओ, वो आप एक चीज कहते हो 10 खोल देता है, मैडम जी ये, मैडम जी ये, मैडम जी ये भी, बल्कि अपने आप और पहन पहन के दिखाने लग जाता है। होता है कि नहीं? किसी की शॉप पे जाओ, एक शर्ट मांग लो आप, जरा 10 शर्ट खोल के बताएगा, ये भी ले लो, ये भी। अरे हम भी कहेंगे भैया मत खोलो, कोई नहीं है, अरे नहीं नहीं मेरा तो काम ही यही है। वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, और जब वो ईमानदार होता है ना अपने काम के प्रति, तो कस्टमर जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। नहीं भी लेकर जाएगा तो 10 को और कहेगा यार तू एक मांगेगा ना, वो कई बार आपको दिखा के भेजेंगे, देकर ही भेजेंगे। तो जब हम, वो व्यक्ति इतना ईमानदार है कि वो 10 चीजें खोल रहा है, उसको खोलने में भी ये नहीं लग रहा कि मुझे तह बनानी है या मुझे इसको समेटना भी है। वो आप उसको ये नहीं सोचेगा कि मुझे लेडीज बनने में शर्म आ रही है, वो तुरंत लहंगा चोली पहन के या साड़ी पहन के खड़ा हो जाएगा, दुपट्टे लगा लगा के दिखाएगा, 10 क्वालिटी बता देगा उसकी। जबकि हमें लगेगा बाकी को क्या पता तो है, ये दुपट्टा सिल्क का है, बताना क्या, लेकिन वो फिर भी कहेगा मैडम जी सिल्क का है, प्योर सिल्क का, आप इसको इजी वॉश कर सकते हो, आप जरूरी नहीं इसको ड्राई क्लीन करो। आपके दिमाग में वो चीजें डाल ही देगा कि आप लेकर जाओ। आपने फील किया होगा प्रैक्टिकली या नहीं? यही ईमानदारी है, यही ईमानदारी कि हम जहां हो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, क्रिएटिविटी ऐड करें। अब मैं कह देती हूँ अरे क्लाइंट तो आते नहीं है, कस्टमर तो है नहीं, चलो मैं टीवी पैर पे पैर रख के टीवी देख लूं, चलो मैं अपने मोबाइल में रील ही स्क्रॉल कर लूं। अरे आप उसकी व्यू बढ़ा रहे हो जिसकी रील देख रहे हो,
वो कमा रहा है आपकी स्क्रॉल करने से, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रॉल से भी पैसे मिलते हैं, आपको पता नहीं है। आप जिसको स्क्रॉल कर रहे हो उसको पैसे मिल रहे हैं, आप उसकी आमदनी बढ़ा रहे हो, अपना घाटा कर रहे हो। क्रिएटिविटी करो ना, दिमाग में लगाओ ना कि वो मैं क्या कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ ऐसा कि मेरे क्लाइंट बढ़ जाए, या मैं ये बैठ जाऊं कि नहीं क्लाइंट तो आ नहीं रहा, चलो मैं टीवी चला के बैठ जाती हूँ, चलो मैं अपनी रील ही देख, चलो मैं गप्पे ही मार लेती हूँ। आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो। आपका 9 to 5 आपका जॉब का टाइम है, आपके अपने बिजनेस का टाइम है, उसकी क्रिएटिविटी में लगाओ कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे क्लाइंट बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहे, उस रीजन का सोल्यूशन ढूंढो, वो क्रिएटिविटी ऐड करो, वो चीजें ऐड ऑन करो। ये ईमानदारी है। मुझे किसी ड्यूटी पे रखा है, कहीं नौकरी पे रखा है, मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, भले मुझे वहां प्रमोशन मिले या ना मिले, पर वहां से मुझे कोई ना कोई कंपनी जरूर हायर कर लेगी। यार वो व्यक्ति ना बहुत ईमानदार है, वहां पर एनी टाइम उसको वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको दे ही देगी या दे ही देगा। वो प्रमोशन करे कंपनी ना करे, पर आपको जरूर कोई ना कोई हायर कर लेगा। तो ईमानदारी, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। लिख के ले लीजिए, ऐसा हो ही ना सके कि ईमानदारी आपको रिटर्न ना दे। जब आपने क्रिएटिविटी को ऐड किया होगा, जब आपने अपनी ईमानदारी को ऐड किया होगा, तो आपकी लाइफ में चेंज आया ही होगा। तो इसलिए ईमानदार रहिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति। ईमानदारी बहुत बड़ी एक शब्द है, वर्ड छोटा है। तो जब भी हर का सिर्फ और सिर्फ मैं आज के लिए ईमानदार, आज ही रहना है आपको, तो क्या हम आज के दिन नहीं रह सकते? आज की बात हो रही है, मुश्किल है। अभी पता क्या करते हैं हम, छोड़ो रेकी सीख कर करना क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ईमानदार नहीं हो, आपने एफर्ट्स नहीं किए, आपने दिमाग नहीं लगाया। एफर्ट्स करो, हो ही नहीं सकता। आप 10 तरीके ढूंढ लोगे रेकी को, भले ही जो मैंने पढ़ाया वैसे ना करो, आप किसी और तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप कर लोगे। एक स्टूडेंट है आप ही के बैच में, वो कहती है मुझे हजारों सिंबल समझ नहीं आते, पर मुझे जितने सिंबल समझ में आते हैं मैं उतने से वंडर करती हूँ, क्योंकि रेकी हमारे अंदर है, सिंबल तो एक माध्यम है। जब आप ईमानदारी पे आ जाते हो ना, तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। ईमानदारी का एक चीज और आपने बहुत तरीके से देखा होगा ना, जब हम ईमानदारी पे आ जाए कि आज मुझे बीमार होकर छुट्टी लेना है, तो मैं बीमार होके हो ही जाऊंगी, सोच सोच के हो जाते हो कि नहीं। नेगेटिव तो बड़ा जल्दी हम कर लेते हैं, तो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जब आप ठान लो यहां से, तो सिर्फ और सिर्फ आज के प्रति ईमानदार रहना है। 4th हमारा कि जो भी मुझे ईश्वर ने दिया है, जो भी मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, उसके प्रति धन्यवादी रहूंगा। कितने लोग कृतज्ञ हैं, कितने लोग कहते हैं धन्यवाद को ईश्वर जो तूने दिया है, थैंक यू। या हम रोना ही रोते रहते हैं, तूने तो ये ही नहीं दिया, तूने तो वो ही नहीं दिया, तूने तो मुझे मेरा सुंदर बाल ही नहीं दिए, तूने तो मेरा सुंदर फेस ही नहीं बनाया, तूने तो मेरी हाइट ही नहीं अच्छी दी, है ना, तूने तो मेरा रंग ही अच्छा नहीं दिया। रोते कि नहीं रोते रहते? यानी इतना कुछ दिया है, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। डेली कहते हैं हम, डेली रोना रो रहे थे, ईश्वर को कोस रहे होते, खुद को कोस रहे होते हैं। क्या कृतज्ञता तो भाड़ में जाए, वो तो का भी नहीं है हमारे जीवन में। हमारे पास सिर्फ दुख का डी घूम रहा है। भगवान तूने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान तूने मेरे लिए वो नहीं किया, तूने मुझे ये नहीं दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जो हर जगह देती हूँ। सपोज करो आपने बर्थडे पार्टी रखी, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी, या आप छोड़ो, किसी और ने आपके लिए अपनी बर्थडे पार्टी रखी और आपको बुलाया, तो आप गए उसकी पार्टी में, अच्छा सा गिफ्ट लेकर गए, बहुत अच्छा कि उसको पसंद आएगा। आप बर्थडे में गए, पार्टी करके आए, उसको गिफ्ट देकर आए। अगले दिन जब वो आपको मिली, तो उसने कहा, अरे तुमने तो मुझे वो वाला गिफ्ट दे दिया जो मेरे लिए मैं इतने दिन से चाह रही थी, इतने दिन से मांग रही थी ईश्वर से, और वो तुमने, मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया, वो गिफ्ट तुमने मुझे दे दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आपको गले लगा ले, वो थैंक यू बोलते थके ना, कि जैसे पता नहीं क्या दे दिया उसको, जो चाहिए था आपने उसको वही दे दिया। कैसा लगेगा? दिल खुश हो जाएगा, मन करेगा
अगली बार पता नहीं इसको क्या दे दूं। आएगा ये ख्याल कि नहीं आएगा कि इतना इसको अच्छा लग रहा है, इसको मैं इतना दिल खुश हो गया, इतनी कृतज्ञ है या मेरी चीज के लिए, तो अगली बर्थडे में मन करेगा कि कुछ और भी मैं उसको दे दूं, कुछ और अच्छा दे दूं, क्योंकि उसने आपके दिए हुए के लिए कृतज्ञता दी है, धन्यवादी दी है, आपको धन्यवाद किया है उसने इतनी बार, आपका दिल खुश हो गया यार, उतना इतना ही धन्यवाद है मेरी दी हुई चीज, इसको इतनी अच्छी इतनी खुश है, मैंने इसको क्या दे दिया। वहीं दूसरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी, आपने फिर गिफ्ट लेकर गए, वो आपको मिली, उसने कहा यार ये इतना आउटडेटेड गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, ये तो मेरे पास से बहुत पहले से है, सालों से है, ये तो आजकल कोई यूज ही नहीं करता, ये तो आउटडेटेड हो गया जो तुमने मुझे दिया था, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई यूज ही नहीं करता, ये तो आजकल कबाड़ी के भाव चीजें पड़ी है। आपका दिल क्या करेगा? क्या दिल करेगा? उसको अगली बार देने का दिल करेगा, या दिल करेगा अगली बार मैं इसकी पार्टी में जाऊंगी नहीं, इसको कुछ दूंगी ही नहीं? कौन सा थॉट आएगा? फर्स्ट वाला आएगा कि नहीं भर भर के दूंगी, या सेकंड वाला आएगा नहीं इसकी पार्टी में तो जाना ही नहीं, इसको तो कुछ देना ही नहीं? सेकंड आ रहा है या फर्स्ट आ रहा है? रियल बताना, दिल के भाव, प्रैक्टिकल है यहाँ सब यहाँ जो हमें फील होता है, दिल से फील होता है, इसके यहाँ मुझे जाना ही नहीं है, चाहे मुझे वो गिफ्ट डस्टबिन में क्यों ना डालना पड़ जाए, पर मैं इसको तो नहीं दूंगी, या इसके यहाँ पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी दी हुई चीज के लिए कृतज्ञ नहीं थी, जो आपने उसको दिया वो उसके लिए धन्यवादी नहीं थी, वो सिर्फ रोना ही रो रही थी कि जो तूने दिया मुझे कुछ नहीं दिया। तो ईश्वर भी यही कहता है, जब आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो ना, तो वो आपको भर भर के देता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी दी हुई चीज के लिए इतने कृतज्ञ हो, इतने कृतज्ञ हो। हम तो मांगते हैं ना, ईश्वर दाता है ना हमारा, हम सब ईश्वर से तो मांग रहे हैं, ईश्वर दाता है। और जब हम ईश्वर जो हमें देता है और जब हम उसके लिए धन्यवादी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो ईश्वर भी कहता है इसको भर भर के दिया जाए, उसका भी दिल करता है। और दूसरे को कहता है इसको देने का कोई फायदा नहीं है, तो देने के बाद भी रोना ही है, दुख ही मनाना है, इसको दे का कोई फायदा नहीं है। जो भाव हमारे मन में आते हैं वही यूनिवर्स में ईश्वर के भाव होते हैं कि जब इसको रोना ही रोना है, जब इसको दुखी होना है सब कुछ के बाद भी, तो फिर क्यों? इसलिए कृतज्ञता वर्ड छोटा है, पर ग्रैटिट्यूड आप जीवन में करना सीख जाइए। मैं कहती हूँ जब आप धन्यवाद करते हो ना किसी का, धन्यवाद, उसका दिल अपने आप आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देता है। जब आपके घर में कोई झाड़ू लगाने वाली या लगाने वाला है ना जो, और आप उसको कह दो धन्यवाद आपने बड़ा अच्छा कर दिया, वो कहेगा तो मेरा काम ही था, पर धन्यवाद कहते ही उसको इतना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे काम की वैल्यू समझी, क्योंकि इसने मेरे काम की वैल्यू समझी। मुझे भी पता है कि ये देना काम, हम कहते हैं ना माँ बाप का तो काम देना ही होता है, अगर पैदा किया तो देना ही है, हम यही सोचते हैं ना। जब हमें कोई माँ बाप इतने कष्टों से किसी को देता है और फिर बच्चे क्या कहते हैं, ये तो हर कोई देता है, कोई नया काम थोड़े ना किया इन्होंने, मेरे माँ बाप ने कुछ नया थोड़े ना किया है, तो सभी करते हैं। लेकिन उस सभी किए हुए में जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए कहते हैं कि मम्मी पापा आपने हमें इतना दिया, इतना दिया, शायद ऐसे माँ बाप हमें बहुत कभी ना मिले, जीवन में ऐसे माँ बाप होंगे नहीं जो इतना कुछ करते होंगे, उस चीज के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो माँ बाप का क्या रवैया होगा बताइए, जबकि वो सब करते हैं। लेकिन जब आपने उसके लिए कृतज्ञ हुए, जब आपने उसके लिए धन्यवाद दिया, तो माँ बाप ना, उनके आंसू नहीं रुकेंगे, करके देखना, उनके आंसू रुकेंगे ही नहीं, सिर्फ इतना भर कहने से कि मम्मी पापा जो आपने हमें दिया है, जितना आपने हमारे लिए किया है, वो इम्पॉसिबल था कि कोई और माँ बाप कर पाए। जो चीज आपने हमें दे दी, जो चीजें आप हमारे लिए बना दी, जैसा इंसान आपने हमें बना दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। मैं कहती हूँ माँ बाप का दिल करेगा कि जैसे आज मैं इनको क्या दे दूं,
इतना इतना इस ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद में पावर है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड अपने आप को जरूर किया करो कि ईश्वर तूने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, तूने इतनी अच्छी मेरी 2 आंखें दी है जिससे मैं पूरी दुनिया देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूं। उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। धन्यवाद दिया करो, अपने हाथ पैर मेरे अच्छे हैं, मैं चल पा रही हूं या चल पा रहा हूं। और देखना जैसे आप ग्रेटिट्यूड करने लगोगे ना, आपके पास हजारों चीजें निकल आएंगी। उनसे पूछो जिनको सोने के लिए ना छत नहीं है, वेट करते हैं कि जब लाइट बंद हो, मार्केट बंद हो तो मैं यहां पर लेट जाऊं और सो पाऊं। लेकिन हम एसी में बैठकर भी किस में है? स्ट्रेस में, चिंता में, टेंशन, दुखी, जेलस, डर, एंजाइटी, सब। क्योंकि जो ईश्वर ने दिया ना, कृतज्ञ नहीं है। कि इसी एसी में बैठने के लिए लोगों के ड्रीम है, इस बड़े घर में बैठने का लोगों का ड्रीम है कि मुझे ऐसा घर मिल जाए। उन कारों में घूमने के लिए लोगों का ड्रीम है, सपने जो पूरे नहीं होते। कुछ लोगों की तो जिंदगी चली जाती है, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हम कृतज्ञ नहीं होते दिए हुए ईश्वर की चीजों का। हम किसी ना किसी चीज का रोना लेकर बैठे होते हैं, कभी बालों का, कभी शक्ल का, कभी घर का, कभी किसी का, कभी किसी का। धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, लिख कर ले लीजिए। लिख कर, ये अजमाई हुई चीजें हैं, बातें नहीं है। माँ बाप तो हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं, पर हम उनको बातें समझ के छोड़ देते हैं। अरे तो माँ बाप का काम है सिखाना। लेकिन माँ बाप का काम सिखाना नहीं है, माँ बाप ने वो जिया है। जिन लोगों ने जिया है, कहते ना लहू मुंह लग गया, तो ये वही बता सकता है जिसने इसको जिया है। कृतज्ञता इतना बड़ा, इतना मैजिकल वर्ड है कि धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए उस ईश्वर का। सब आपके फेवर में आ जाएंगे। आपके जितने दुश्मन होंगे वो आपके दोस्त बन जाएंगे, जितनी बीमारियां होगी ठीक होने लग जाएगी। अपने मेरा कोई भी अंग खराब है ना, उसको धन्यवाद कीजिए कि तू मेरे लिए इतना काम करता है, मैं इतना, तूने मेरा साथ दिया है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं कहती हूँ वो अंग ठीक होने लग जाएगा, वो अंग ठीक होने लग जाएगा। इतनी बड़ी पावर है इस धन्यवाद और थैंक यू में, कृतज्ञता में। करके देखिए। जहां दुख है ना, जहां दर्द है, जिस अंग में बीमारी है, हाथ रखकर बोलिए थैंक यू मेरे हाथ, शुक्रिया, तूने मेरा इतना साथ दिया, मैं अपने हर काम कर पाती हूँ, कर पाता हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद कर पाता हूँ, मैं हर चीज कर पाती हूँ। मैं कहती हूँ चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और हम तो वो इंसान है, हम तो वो भारतीय है कि हम पत्थर में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं अपनी श्रद्धा से। लोग कहते हैं पत्थरों को पूजते हैं, लेकिन हम अपने श्रद्धा से, अपनी आस्था से, अपने विश्वास से उनमें जान डाल देते हैं। उनसे वो पा लेते हैं जो वहां पर बनाने वाला और बैठे भिखारी नहीं ले पाते। देखा होगा ना, जिस मंदिर से एक इंसान इतना कुछ करोड़ों करोड़ों की अपनी इच्छा पूरी होने के बाद छत्र चढ़ाता है, वहीं एक भिखारी सदियों सदियों से भीख ही मांग रहा होता है। उसने क्यों नहीं पाया? जबकि वही एक साहूकार, सेठ, अंबानी, अडानी लोग जा जाकर दिनों दिन रात चौगनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं अपनी मन्नत का। लेकिन वहीं उसके दरवाजे पे बैठा हुआ भिखारी तब भी पैसा ही मांग रहा था, आज भी पैसा ही मांग रहा है, 2 रुपए खाना ही मांग रहा है, फटीचर हाल में है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी विश्वास, अपनी आस्था उस पर डाली ही नहीं है। उसको लगा देने वाला वो नहीं है, देने वाले तो ये है। विश्वास और आस्था, क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उस पर कृतज्ञता ही नहीं दी, उसको थैंक यू नहीं बोला, उस पर आपकी एनर्जी नहीं गई, आपने उसमें कोई अपनी आस्था, अपना फेथ, अपना विश्वास डाला ही नहीं। और जिसने डाला उसने पा लिया। इसलिए कृतज्ञता को जिसने जिया है वो पा रहा है। और जिसके लिए ये शब्द है थैंक यू, धन्यवाद, वो ये थैंक यू धन्यवाद ना वो दिल से नहीं आता उसके, इसलिए वो एक शब्द है। ओके थैंक यू, क्योंकि हमें सिखाया गया है बस। क्योंकि ये हम पढ़े लिखे लगते हैं थोड़ा सा, अरे आते ना हमारे घर में, बेटा बोलो थैंक यू, थैंक यू। उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है। जब हम दिल से बैठकर और जब हम थैंक यू बोल रहे होते हैं ना ईश्वर को, आंसू आने लगते हैं कि ईश्वर तूने मुझे कितना दिया, मैं कहाँ थी, मैं क्या थी और तूने मुझे क्या बना दिया।
देखा करो अपनी जर्नी को कि हम कहाँ थे और आज कहाँ से कहाँ। उनको मत देखो वो कहाँ है, अपने आप को, खुद को देखो कि मैं कहाँ से कहाँ हूँ, और उसके लिए थैंक यू, कृतज्ञता, धन्यवाद बोलते जाइए, मंत्र बना लीजिए। इतना बड़ा वर्ड है ये थैंक यू, जितनी व्याख्या करूं उतनी कम है। जितना ये आपको दे के जाएगा, जरूर अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने जो हेल्प आपकी करता है, जो दिल से आपके लिए काम करता है, थैंक यू, कृतज्ञता, धन्यवाद करना नहीं छोड़ना। जैसे आपने देखा ना, जैसे उसने आपको कृतज्ञता, थैंक यू किया, धन्यवाद किया, आपका दिल किया कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, भर भर के मैं इसी को दे दूं। और जैसे उसने आपको, आपके दिए हुए के लिए कृतज्ञ नहीं हुआ जो व्यक्ति, उसके लिए क्या हुआ, इसको नहीं देना, चाहे मुझे कहीं कूड़े के ढेर में डाल देना है। इतनी पावर है। और पांचवा क्या था? पांचवा था हमारा कि हम सभी जीवधारियों के प्रति क्या रहेंगे, दया भाव, करुणा के साथ रहेंगे। दया करुणा क्या, हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबके प्रति हम करुणा, दया, जीवधारी क्या सोचते हैं हम सोचते हैं पेड़, पक्षी, पशु, इन पे ही दया करनी है ना। गाय को नहीं मारना, कुत्ते को नहीं मारना, बर्ड्स को नहीं मारना, ये नहीं करना। इंसान भी वही जीवधारी है। इंसान को भी, हमें उनके प्रति भी दयालु रहना है, उसके प्रति भी करुणामय रहना है। आपने देखा हो आजकल हम क्या करते हैं, इंसान, आजकल हम करुणा दया भाव तो दूर, आजकल क्या है, हम किसी सबकी चुगलियां, बुराइयां ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी बुराइयों को सिमर रहे हैं। बल्कि किसी ने एक बताई, हम 10 और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सुना है तूने वो पड़ोसी का क्या हाल है, देखा तूने वो कैसी है या कैसा है। हम क्या कर रहे हैं, उनके दया भाव तो दूर, उनकी नेगेटिविटी को ही सिमर रहे हैं, उनके नेगेटिव चीज़ों को बोले जा रहे हैं। और जो हम सिमरते हैं ना, वही हमारे जीवन में आता है। मंत्र को क्यों सिमरते हैं? मंत्र, आपने देखा होगा कि मंत्र का जाप क्या करो, मंत्र जाप करने से क्या होता है कि वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। तो जब हम किसी की बुराई सिमरते हैं ना, तो वो बुराई भी हमारे अंदर आती है, क्योंकि ये तो नेचर का रूल है। जो सिमरोगे वो ही पाओगे। जब मंत्र की पावर सिमरने से मिल सकती है, तो नेगेटिव चुगलियां, बुराइयां, इनकी भी पावर, वही चीज आपके अंदर भी आएगी। और आपने देखा भी होगा, धीरे 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 कुछ महीनों, सालों के बाद, जिसकी आप बातों को, जो आपको बुरी लगती थी, जो खराब लगती थी, जिसकी आप बैठ के निंदा करते थे, वही आपके अंदर आ जाती है। हम मंत्रों में, चालीसा में, अगर हम हनुमान चालीसा करें, शिव चालीसा करें, दुर्गा चालीसा करें, तो हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी को सिमरते हैं ना, कि उनके गुणों को क्या करते हैं। दुर्गा चालीसा या शिव चालीसा या हनुमान चालीसा में हम उनके गुणों को ही तो गुणगान कर रहे होते हैं कि नहीं? यही है कि नहीं? गुणगान है कि नहीं? यस बताइए अगर है। अगर हम हनुमान चालीसा करें तो उनके गुणों को कहते हैं ना। या हनुमान चालीसा में ऐसे पढ़ा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, या अर्थ समझा ही नहीं, बस रटे जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं पता। ऐसे ही करते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोग गुजार रहे, धीरे धीरे बोलने को कहो तो बोला ही नहीं जाएगा। या बोल दोगे, जैसे बोलेंगे ना, धीरे धीरे बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमने दिल से पढ़ा ही नहीं है, हमने उनको सुना ही नहीं है, उनकी समझा ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और जब हम हनुमान जी के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं, यही गुण हमारे अंदर आ जाए। तो सिमरना, गुणगान करने का मतलब है कि वो हमारे अंदर आ जाए। तो जब हम किसी की बुराइयां करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, तो वही अवगुण भी हमारे अंदर आते हैं। ये नेचर का लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और एक व्यक्ति कहने लग जाए कि मेरी सास ने ना ऐसी थी ऐसी थी, सबको अपनी सास के दुख याद आ जाएंगे। सबको आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ही यही है कि एक व्यक्ति ने वो एनर्जी को छेड़ा तो सबको अपने सास के दुख याद आने लग जाएंगे।
एक ने कहा अरे मैं उसके घर गई थी, पता है उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, कितना बुरा व्यवहार किया। सबको अपने साथ किए हुए सारे बुरे व्यवहार याद आने लगेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जैसे आप उस ग्रुप में बैठोगे, एक व्यक्ति कहने लग जाए ना, यार मैं ना उसके घर गई थी, यार उसने कितना अच्छा वेलकम किया, कितनी अच्छी नेचर की है, हर व्यक्ति को अपने अच्छे व्यवहार याद आने लग जाएंगे, हर व्यक्ति वही बात करने लग जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जैसे आपने एक एनर्जी को इनवाइट किया, सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, वो काम करने लग जाएगी। इसलिए कहा जाता है संगत का असर होता है। जैसी संगत में बैठोगे, जैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे, आप वैसे ही आपके साथ होने लग जाएगी। इसलिए आप जब हम किसी की नेगेटिविटी पर बात करते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा अरे किसी के पाप क्यों धो रहे हो बुराई करके, सुना है कि नहीं सुना? क्यों उसके कर्म काट रहे हो? उसके कर्म काटने का मतलब है कि जो बुराई आप सिमर रहे हो ना, वो आपके अंदर आ रही है और उससे कट रही है। लेकिन हम तो सेटिस्फाई होते हैं बुराई करके, मजा आता है। उसने 2 कही तो 2 मैं भी जोड़ देती हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि दिल खुश यही तो होता है। लेकिन ये नहीं पता कि हम उसके कर्म सीरियसली काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर था उसका गुणगान करते हुए मैं अपने अंदर लेकर आ रही हूं। तो इसलिए चुगलियां बुराइयों से सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे, खाली आप उसका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपका बहुत कुछ जा रहा है, क्योंकि आप सिमरते सिमरते उसके जैसे कब बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा, और आपके ओरा में वो नेगेटिविटी एंटर कर जाएगी और वो कोई ना कोई रूप में आपको देकर जाएगी। हेल्थ इशू देकर जाए, झगड़े देकर जाए, आपका काम बंद। फिर हम कहते हैं जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर किसी ने, बुरी नजर लग गई, ये हमारी नजर लग गई। तो इसीलिए कहा जाता है जीवधारियों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणामय दयामय भाव रखना है। इस तरीके से इन 5 नियमों को जब आप जीते हो, इन 5 नियमों का आप पालन करते हो, यकीन मानिए कि रेकी आपके हाथों से क्या, आपकी वाणी से प्रवाहित होने लगेगी। क्योंकि जब आप इन 5 नियमों पे चलते हो तो रेकी के चैनल आप बन जाते हो। और जब आप रेकी की हीलिंग करते हो, जो ये 5 अवगुण हमारे हैं, ये धीरे 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 हमारी लाइफ से जाने लगते हैं। क्योंकि रेकी क्या है? ईश्वरीय ऊर्जा है। रेकी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। और धीरे 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 ये हमारी लाइफ से जाने लग जाएगी और हम कब ऐसे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब भी ये 5 के 5 नियम आप अपने घर में लगा लीजिए, अपने मोबाइल पर, आजकल तो हमारे आसपास सबसे ज्यादा मोबाइल ही रहता है, अपने मोबाइल का स्क्रीन कवर बना लीजिए। जब भी आपको याद आए 5 दिन आप व्रत करिए। डेली 5 के 5 नियम लागू नहीं कर पाओगे, एक व्रत एक दिन, 2 दिन चीटिंग कर सकते हो, सैटरडे संडे चीटिंग का, ठीक है ना? सैटरडे संडे चीटिंग कर सकते हो। मंडे को एक व्रत ले लो, आज गुस्सा नहीं करूंगा या चिंता नहीं करूंगा, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। सिर्फ 5 दिन एक एक व्रत लेना है। 2 दिन आप चीटिंग के लिए है आपके पास, सैटरडे और संडे, और कहो उस दिन कि मैं आज का मेरा व्रत है, आज नहीं कल। इसलिए अगर आपको कोई वो याद नहीं आएगा ना, तो आपका आजू बाजू वाला याद दिला देगा कि आज का तो ये व्रत था आपका, मम्मा। आपके बच्चे ही याद दिला देंगे कि आपका तो ये व्रत था, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप ये नहीं कि दुखी हो जाना है। हम क्या करते हैं ना, जो हम टारगेट फिक्स करते हैं, जब हमें मिलते नहीं ना तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें दुखी नहीं होना, हम ये कहेंगे मैंने टारगेट फिक्स तो किए, कम से कम उस टारगेट को मैंने 100% नहीं पाया तो 20% तो पाया। तो आप वो 20% देखो, 100% किसी को तुरंत नहीं मिलता। लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि मैं आज क्या कहूँगी, जैसे हम कहते हैं ना कि डेली अपना वो बनाया करो रूटीन। उस रूटीन का बनाने का फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो जाता है। क्योंकि रात को आप देखते हो अरे रूटीन तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं, दुख में, दर्द में, टेंशन में बैठ जाते हो। जितना पॉजिटिव लेना था उतने दुखी हो जाते हो। वो ये देखा करो कि मैंने कम से कम अपने टारगेट तो फिक्स किए, 100 नहीं 10 ही सही मिले तो, 20 ही सही मिले तो जो मिला है ना उस पर खुश हुआ करो और अपनी पीठ थपवा, आज मैंने 20 कर लिया, बहुत बड़ी बात है। कब आप 100 में पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा फोर्स एक ही दिन लगाना चाहते हैं और वो हम कर नहीं सकते। और फिर हम क्या होते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, छोड़ो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं लेडीज से कहती हूँ कि हमने क्या रोटी बचपन से बनानी सीखी थी,
मैं जेंट्स को कहती हूँ, जब वो किसी काम पर गए होंगे या कुछ उन्होंने जीवन में सीखा होगा, तो क्या उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था? प्रैक्टिस करते करते वो कब हो गया हमें पता ही नहीं चला। आज हमें नींद में उठ के भी रोटी बनानी हो तो वो गोल ही बनेगी। आज हमें फोन करते करते या कुछ भी करते करते कार चलानी हो तो वो ऐसे ही चलेगी। पहले लगता था यार फोन करते करते कार कोई कैसे चला सकता है। तो जब हम प्रैक्टिस करने लगते, जो हमारे लिए मुश्किल लगता था ना, इम्पॉसिबल, पहले ही लगता था ये कार चलाते चलाते मोबाइल कैसे सुन लेते हैं, मेरे से तो दोनों हाथों से भी नहीं चलेगी। लगता है कि नहीं? जब कार चलानी नहीं आती, जिनको ये लगता है ना, ये जिनको नहीं आती थी ऐसे कैसे कर लेते हैं। लेकिन जब हमने सीखा, जब प्रैक्टिस की, आज हम फोन तो क्या, हम 2 चीज और साथ में कर रहे होते हैं तो भी कार चला लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई और वो वैसे ही रिएक्ट करता है। इसलिए जो चीज हम धारण कर लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। 5 नियम देखना कब आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे, कब वो आपकी हैबिट बन जाएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगा। समझ आ रहा है या बोर हो रहे हो? समझ आ रहा है तो वाई लिखिए, यस लिखिए। देखते हो कितने लोगों को समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा भाषण, सुन लेते हैं माता रानी बोल रही है, ये तो ऐसा तो फील नहीं आ रहा कि माता रानी का लेक्चर सुन लेते हैं 3:30 बजे का, है ना, आई है भाषण देने, या कुछ पल्ले पड़ रहा है कि कुछ है दम, प्रैक्टिकल चीजें है। 1 मिनट देखिए सुमन मैम, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट आपको होस्ट बनाते हैं। हाँ, एक सेकंड में आपको होस्ट बनाती हूँ। पहले तो आप अनम्यूट करो, फिर मैं बनाती हूँ। हाँ, हो गया, डन। पूछो इनके ऊपर से तो नहीं जा रहा है या कुछ समझ में आया इनको? हाँ, कोई मैं बैठी बड़ी देर से, आप अनम्यूट। देखो, अभी भी जो मैम ने शायद बातें बताई ना, आपने बहुत बारी सुनी होंगी, सबसे बहुत बारी सुनी होंगी, लेकिन क्या हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लगा कि आती तो है, कोई कुछ बोलता भी होगा ना, हमें लगता है अरे आती तो ये, हमें ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन आज आपको बता रही हूँ, अब लाइफ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अब ये समय क्यों आ गया आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, क्योंकि रेकी है। आज के टाइम में रेकी से बेटर कुछ भी नहीं है। जब तक आप और हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम घर में भी क्या पॉजिटिविटी लाएंगे, आप ये बताइए मुझे, क्या लाएंगे। जिस कहते हैं ना, घर की लेडी में वो ताकत है कि वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, साक्षात अपने घर में लक्ष्मी ला सकती है वो। लेकिन उसके लिए घर की लेडी को थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा ना। आप एक बार ये चीजें जब रेकी में करोगे ना, तो उसके बाद ये खुद ब खुद आपकी आदत बन जाएगी। आप कहोगे मैम ये जो बताते ये तो हम रोज ही कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। क्योंकि एक आदत में लाने के लिए भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अपने आप को कॉन्शियस होकर। हाँ जी बाबूजी, कैसा लग रहा है आपको बाबू इसके? हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको बहुत देर से देख रही थी, ये आप बताइए कैसा लग रहा है सर? सर अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, ये हाँ जी अनम्यूट करें आप। हाँ जी सर करें, हाँ Yeah, thank you, madam. हाँ जी सर। Yeah, madam. हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको ये सब? ये आज का सेशन बहुत अच्छा था मैडम। वो 5 आइटम्स जो आप बताए नहीं, हाँ वो हाँ, सभी फॉलो करना चाहिए और yes। वो करते हैं मैडम। विल ट्राई। हम्म। और कोई नई चीज नहीं आई है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी नई चीज नहीं है। लेकिन हमने क्या बचपन से सुना और एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, तब यही लगता था कि ऐसे ही होता है सब। लेकिन नहीं, नहीं ऐसा। मैडम। हाँ या हाँ वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, तारा सिंह जी आप बताइए, आपका भी हैंड रेस है, बहुत देर से मैं देख रही हूँ। हाँ जी सर आप बताइए, अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सर अनम्यूट करें आप। हाँ जी सर, हो गया। अब ये नहीं बोल रहे हैं ना, 5 सुबह बोल रहे हैं। सर किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी समय।
आप किसी भी जल्दी सूरत। सुबह नींद खुलती है, अगर आप उस समय करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। यही पीछा पता करना था ना। जैसे नींद खोले, जो कहते हैं ना, हम जो नींद उठते ही संकल्प ले लेते हैं, कहते हैं वो हाँ तो हाँ, दिन भर हमारे साथ साथ चलता है, हमारी सांसों में चलता है वो। ठीक है। हाँ जी जी सर। धन्यवाद। हाँ, पूनम जी। हाँ जी पूनम मैम। हाँ जी, कर दिया अनम्यूट मैम, करिए आप। नमस्ते मैम। हाँ जी। और मैम इसमें वेज और नॉन वेज जैसे कुछ खाने का है क्या? रूहानी मैम आप अनम्यूट करें। हाँ, कर दिया मैंने। इसका वेज और नॉन वेज से कोई लेना देना नहीं है। आप जब रेकी करने लगोगे वो अलग बात है कि आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन इसका किसी धर्म से वेज नॉन वेज, मैंने कहा ना वेज नॉन वेज ये वाला कोई फंडा ही नहीं है। ठीक है, आप, ये एनर्जी है आपके अंदर की, प्राण ऊर्जा है। थैंक यू। तो रेकी हमने जैसे अभी 5 नियम पढ़े, 5 नियम के साथ साथ अब रेकी काम कैसे करती है, रेकी वर्क कैसे करेगी, एक छोटा सा टॉपिक करके फिर बाइंड अप करेंगे, फिर आपके Q&A लेते हैं। ठीक है, रेकी काम कैसे करेगी। रेकी मेन हमने देखा 5 नियम, 5 नियम के बाद अब रेकी वर्क कैसे करनी है, रेकी को कॉल कैसे करना है। ठीक है, रेकी वर्क कैसे करती है कि जैसे मैंने बताया आपको कि रेकी को हम जहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है तो एनर्जी का फ्लो हम वहाँ करते हैं, हमें हेल्थ इश्यूज है तो हम अपनी उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर अपनी एनर्जी को वहाँ भेजते हैं। अगर मेरे ओरा में प्रॉब्लम है, ओरा नेगेटिव है, कोई चक्र ब्लॉक है या मेरे कोई काम नहीं बन रहे, तो हम रेकी का फ्लो वहाँ करते हैं। मेरा घर नहीं बिक रहा, मेरी दुकान नहीं बिक रही, मुझे नया घर लेना है, या फिर मेरी कोई विश पूरी करनी है जो इतने सालों से नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही बच्चों की, या कुछ ऐसा काम है जो बन ही नहीं रहा, तो वहाँ हम इस ईश्वरीय ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। इट मीन्स अगर वो काम नहीं बन रहा, मेरा घर नहीं बिक रहा, मेरी दुकान नहीं बिक रही, तो इट मीन्स वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो हम इस ईश्वरीय पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ भेजते हैं और चीज़ों को अपने फेवर में कर लेते हैं। किसी को लग रहा है कि मेरे घर का वास्तु खराब है, हम जहाँ 24 घंटे रहते हैं तो वहाँ इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। रेकी क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को भेज के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी क्या है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, बहुत दिन से मैं जॉब की तलाश में हूँ, जॉब मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, हर एक चीज़ को रेकी का फ्लो करेंगे, एनर्जी को वहाँ भेजोगे, आप उसको ठीक कर लोगे। इसको बुलाते कैसे है, रेकी को हमने कहा ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसको हम जब कॉल करते हैं कैसे, कि हे रेकी ऊर्जा, हे ईश्वरीय ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ध्यान कहाँ ले जाओगे, दोनों हथेलियों में। जब आप रेकी को कॉल करोगे, रेकी को बुलाओगे, तो उस टाइम आपका ध्यान आपकी दोनों हथेलियों पर जाना चाहिए। और क्या करोगे, ऊपर हाथ ओपन करके, अभी करो मेरे साथ, जरा करो, और आंख बंद कर कर बिल्कुल अपना ध्यान अपनी हथेलियों पर ले जाओ, पूरा फोकस अपनी हथेलियों के बिल्कुल सेंटर में, और कहिए हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी बिल्कुल हथेली के सेंटर पे, वहाँ कुछ वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और आप इनको करो, एक बार रब करो अपने हाथों को। फिर बनाओ ची बोल, ऐसे धीरे धीरे लेकर आओ। आंखें बंद करके फोकस बनाओ, आपका आंखें बंद करके अच्छे से बनेगा। आंखें बंद करके अपने हाथों के बीच में देखो कोई फोर्स
हाथों से एनर्जी की वाइब्रेशन आपकी हथेलियों में हो रही होगी और आपकी हथेलियों के बीच में कोई एक एनर्जी का गोला प्रेस, एक ऐसे जैसे कुछ दब रहा हो, प्रेशर फील हो रहा। देखो मैं अपने हाथ आगे ले जाना चाह रही हूँ पर ये पीछे जा रहे हैं और पीछे जाते जा रहे हैं। मैं जितना आगे लाना चाह रही हूँ ये इतना और पीछे। कुछ एनर्जी का गोला आपके हाथों के बीच में, कोई प्रेशर। मैं जितना पास लाना चाह रही हूँ उतना और ये पीछे धकेल रहा है। एक पीछे प्रेशर फील हो रहा है, जैसा लग रहा है कोई कोई स्पंजी सी बॉल हो, कुछ है जो दब रही है, जो मुझे मेरे हाथों को पीछे। हाथों का मूवमेंट होते रहना चाहिए, धीरे 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 धीरे। जितना स्लोली स्लोली धीरे धीरे करोगे, और ये आप करना, अभी भी आपको हो रहा होगा ये, आप ऐसे एनर्जी को पहले कॉल करोगे कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उस टाइम अपना ध्यान हथेलियों के सेंटर में, फिर हथेलियों को रब करते हुए ऐसे आप फील करोगे अपने हाथों के बीच में। बन रहा है आप लोगों का? कुछ फील हो रहा है? हो रहा है ना? थंब दिखा दीजिए अपना, वो होगा एक साइड में, या यस लिख दीजिए, वाई लिखिए, जितने लोगों को फील हुआ देखूं। रंजीता जी को, प्रतिमा जी को, मंजू जी को, तरसीम जी को, सोनाली, पूनम जी, पूजा जी, सर्वोत्तम, आशा जी, वंदना जी, गीता जी, चंद्रकांत जी को फील नहीं हुआ? प्रैक्टिस कीजिए आप ना, कल थे नहीं चंद्रकांत जी, क्या प्रैक्टिस नहीं की आपने? अपनी हथेलियों के चक्र ओपन नहीं किए? रूहानी मैम, जिन लोगों को फील नहीं हो रहा ना, आप लिंक ब्रेक हो रहा है ना, लिंक तो ब्रेक, किसका लिंक ब्रेक हो रहा है? अभी उनके लेवल पे हो रहा होगा, हमारे लेवल पे नहीं हो रहा। एक बात कहूं, जो भी आप किसी भी धर्म को, अपने गुरु को मानते हो, जब आप चाहते हो आपके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो जब आप ऐसे फील करोगे ना, तभी आपको अपने हाथ में एक एनर्जी फील होगी। बिल्कुल लगेगा। ये तो आपका पहला दिन है, अभी तो आप एनर्जी को, अभी तो आपने क्या है, अभी तो आप अट्यून नहीं हुए एनर्जी के। ये तो आपकी जो अंदर की एनर्जी है वही काम कर रही है, ये देखो ना। अभी तो आप क्या होगा, आपका अट्यूनमेंट होगा, आप सिंबल लोगे। अभी तो ये आपकी अंदर की इतनी एनर्जी काम कर रही है, ठीक है ना। अभी तो ये आपने क्या, पहले दिन आप अगर इतना भी फील कर रहे हो तो क्या कम है? चंद्रकांत जी खूब तेज हाथों को करिए रब, और ये करिए अपने टिप्स को, और फिर आप इसको बनाइए, धीरे धीरे बनेगा। जिन लोगों को नहीं हो रहा, हाथ बंद करके अपने जो भी गुरु प्रभु को मानते हो उनका नाम लो, और तो हाथ रगड़ो, तो देखो कैसे एनर्जी एकदम फील होगी आपकी। जी संध्या जी, बिल्कुल। हमें ये किसी ने नहीं सिखाया कि अपने धर्म को देख के हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, हमारे खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अपना आंख बंद करके ध्यान लगाएं, 1 सेकंड लगे, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। अगर हीट भी जनरेट हो रही है तो ये वाइब्रेशन हो रही होगी आपकी हथेलियों में। ये हमारी क्या है, ये ऊर्जा है हमारे अंदर, जो हमारी प्राण ऊर्जा जो अवरुद्ध हो गई है। इट मीन्स देखो, एक चीज और बताती हूँ, जो लोग हम साधना में हम उसमें रहते हैं ना, तो हमें और जल्दी ये एनर्जी, हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं नमक के पानी में भी हैंड करोगे ना तो ये चक्रास ओपन होते हैं। अपनी क्लैपिंग करते हो चक्रास ओपन होते हैं, टिप्स को प्रेस करते हो तो चक्रास ओपन होते हैं, ठीक है ना। जाएगा जाएगा, ध्यान हमने किया ही कितनी देर है। आप ये प्रैक्टिस करना, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, आप करना। रेकी को कॉल करना, अपने हाथों को ऊपर रखना, ठीक है। ये रेकी को कॉल करने का तरीका है कि हे माँ रेकी शक्ति, ठीक है, मेरे हाथों में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। तो आप अपना उस टाइम ध्यान दोनों हथेलियों के सेंटर में ले जाना और करना। 1 से 2 मिनट के बीच में आपको लगेगा वहां कुछ वाइब्रेशन, कुछ हैवी फील होगा। देखना, ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। बिल्कुल, है ना, हीट आ रही थी गोला, बिल्कुल बहुत लोगों को ने फील किया होगा, और करोगे आप भी। कई बार क्या होता है ना, हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें हैं, कई बहुत बार सारी। ना हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मेरे हाथों में, लगता नहीं ऐसे ही कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, तभी आपके हाथों में कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ रही होती है बीच पार्ट में।
बाबूजी, बिल्कुल फील होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ये तो हमारी खुद की पावर है, हमारे अंदर की पावर है, जो हमारे हम इन बिल्ट कहते हैं ना, हमारे अंदर थी। तो इसीलिए अब क्या करोगे, ऐसे ही हम फिर रेकी की एनर्जी को ऐसे ही हम कॉल करके बुलाते हैं, तो हम सीखेंगे इसको। अभी तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। नीचे की तरफ बिल्कुल आपको यहाँ ऐसे बनाओगे पिरामिड, बिल्कुल प्लेन नहीं रखना, आप अपने हाथों को थोड़ा कप नुमा ऐसे, ठीक है, कप नुमा, पूरी उंगलियां खुली नहीं रखनी, बंद करनी है, ऐसे ऐसे नहीं करनी, ऐसे पूरी बंद करके जोड़ के, और फिर कैसे थोड़ा सा कप की तरह, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ ओपन करोगे, और क्या करोगे, सेंटर में फील करोगे, अपना ध्यान दोनों हथेलियों के बीच में लेकर जाओगे और कहोगे, हे माँ रेकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हम माँ इसलिए बोल देते हैं रेकी को, क्योंकि माँ से हम जल्दी कनेक्ट होते हैं। आप रेकी शक्ति भी बोल सकते हो, जो नाम देना चाहो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो रेकी माँ निकलता है, क्योंकि माँ से जल्दी कनेक्शन बनता है, माँ से लगता है कि सारी हीलिंग पावर तो माँ के पास ही है। आता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है जैसे माँ का नाम लेते लगता है सारे दुख दर्द चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ममता, वो प्यार हम माँ से जुड़ा हुआ है, कि जैसे वो ममता की छाँव, वो प्यार, वो हीलिंग, वो सब कुछ। तो इसलिए हम रेकी माँ से कह के जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप रेकी भी बोल सकते हो, यूनिवर्स की एनर्जी बोल सकते हो, रेकी माँ बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये तो एनर्जी है। माँ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चा पहला शब्द ही माँ बोलता है, इसलिए माँ से बहुत जल्दी कनेक्शन होता है, क्योंकि माँ ही बोलता है और कोई बच्चा वर्ड पहले नहीं बोलता। बस, है ना। तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस करना, देखना आपको फील होगा, और ये ची बॉल बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं, और इस तरीके से हम उन एनर्जी को प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे ऑरा होता है, कैसे सिंबल होते हैं, कैसे हमारे सिंबल्स, ऑरा हमारा कैसे नेगेटिव हो जाता है, कैसे ऑरा क्लीन करते हैं, कैसे सिंबल काम करते हैं, क्या क्या सिंबल रहते हैं, क्या अट्यूनमेंट रहता है, अट्यूनमेंट का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में आगे करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही।